हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हम पढ़ रहे थे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड। बताइए, एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को थ्रो करें तो उसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन या सर्कुलर? अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थ्रो कर देंगे ऑब्जेक्ट को तो मैग्नेटिक फोर्स उस पर जीरो होगा, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता रहेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल को थ्रो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, ये तो था सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की कहानी। अभी हमें पढ़ना है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे सिंपल केस देखते हैं। देखिए, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ये है मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें एक चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट कर दिया। तो बताइए इसका पाथ कैसा होगा? तो ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, हेंस मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, बट इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू q इंटू ई। चार्ज पार्टिकल का चार्ज है q, मास कुछ m होगा। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, वो वेलोसिटी के डायरेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता, वो सिंपल लगता है QE। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा फोर्स बटा मास, तो ये हो जाएगा बेटा QE/m। इससे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज होगा। v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी बताइए क्या है? तो किसी t टाइम पे जो वेलोसिटी होगा u प्लस at, एक्सीलरेशन देखिए QE/m इंटू टी। स्पीड इंक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज होगा। क्यों स्पीड इंक्रीज होगा? सिर्फ डायरेक्शन चेंज नहीं होगा क्या? डायरेक्शन विल नॉट चेंज, डायरेक्शन विल नॉट चेंज। डायरेक्शन क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन डेवलप करेगा और इसकी स्पीड चलता रहेगा। तो पाथ कैसा होगा? पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। कोई बुराई नहीं इसमें, पहला केस अपन ने समझ लिया। यहां पे चार्ज पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल था, उसमें हमने प्रोजेक्ट कर दिया था। अब देखिए नेक्स्ट देखिएगा बेटा, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज बी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ई, इसी रीजन में एक्स एक्सिस की तरफ, और यहां से एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यही है, कंप्लीट रीजन में आगे की तरफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे है और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है दोनों। अब इस v वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा आगे की तरफ v cos थीटा, और v वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ v sin थीटा। ढंग से समझिएगा प्लीज, मैग्नेटिक फोर्स इस वेलोसिटी की वजह से नहीं लगेगा, सिर्फ इस वेलोसिटी की वजह से लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। बट मैग्नेटिक फोर्स कैनॉट चेंज स्पीड। मैग्नेटिक फोर्स स्पीड चेंज कर ही नहीं सकता, ये आपने पढ़ा था। मैग्नेटिक फोर्स क्या कर सकता है? वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा। वो भी कौन से वेलोसिटी के डायरेक्शन को? जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। v sin थीटा का डायरेक्शन विल चेंज, डायरेक्शन विल चेंज। इसका जो डायरेक्शन होगा ना वो चेंज होगा। और डायरेक्शन चेंज होगा क्यों? डायरेक्शन चेंज इसलिए होगा क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और मैग्नेटिक फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ठीक है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड v cos थीटा, v और v sin थीटा के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा? नहीं। अच्छा, v cos थीटा के डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ये वेलोसिटी, तो इसके वजह से तो फोर्स लगा ही नहीं। फोर्स किसके वजह से लगा? v sin थीटा की वजह से लगा। क्लियर है? तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा, ऐसे 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 सर्कुलर पाथ में घुमाएगा। और आगे की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Fe इज इक्वल टू QE। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा। अब इधर ही फोर्स लग रहा है तो v cos थीटा का मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज। मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक काम करो, याद करो वो केस जब
मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, चार्ज पार्टिकल को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया था। तो कैसा पाथ था? हेलिकल पाथ विद अ कांस्टेंट पिच। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे v sin थीटा का मैग्नीट्यूड चेंज होगा नहीं, सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज होगा, तो ये सर्कुलर पाथ में घुमाएगा। और v cos थीटा की वजह से ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, लेकिन v cos थीटा का मैग्नीट्यूड चेंज होगा क्योंकि आगे की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन फिक्स होता है, आगे की तरफ लगता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन वेरिएबल होता है। यही तो खास बात है मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में। इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन F इक्वल टू क्यू ई, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होगा पॉजिटिव चार्ज पे, और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल होगा। बट मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करता, उसके डायरेक्शन को चेंज करता है। तो पाथ कैसा होगा? पाथ होगा बेटा, यहां पे देखिएगा, पाथ होगा इसका हेलिकल विथ इंक्रीजिंग पिच, हेलिक्स विथ इंक्रीजिंग पिच। हेलिक्स विथ इंक्रीजिंग पिच, पिच लगातार इसका कैसा होगा? बढ़ता जाएगा। तो बस आपसे यही पूछेगा कि बताओ पाथ कैसा होगा, तो पाथ कैसा होगा आपने बता दिया, हेलिक्स होगा और विथ इंक्रीजिंग पिच होगा। क्या आपको बहुत अच्छे से कहानी समझ में आ गई? नेक्स्ट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, टू चार्ज, टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव charge particle is placed at origin पे प्लेस्ड किया, रख दिया बस, then it will deflect। वो डिफ्लेक्ट कहां करेगा? ये अपने से पूछा, डिफ्लेक्ट किस तरफ करेगा? ध्यान से देखिएगा, टू पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक निगेटिव चार्ज लिया, इसको नाम भी दे देते हैं, पॉजिटिव चार्ज इज ए, निगेटिव चार्ज इज बी। उसको मैंने रेस्ट पे रख दिया, इज एट रेस्ट, प्लेस्ड कर दिया, रख दिया ओरिजिन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है और मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है? बाहर की तरफ। तो इसका डिफ्लेक्शन किधर होगा? ये किधर मूव करेगा, कहां भागेगा, है ना? ऐसे पूछ सकता है कि आपसे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है, किधर जाएगा? बाहर की तरफ आएगा। कहां जाएगा? तो ध्यान से देखिए, एट टी इज इक्वल टू जीरो मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो। क्यों मैग्नेटिक फोर्स जीरो? क्योंकि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में। बट इलेक्ट्रिक फोर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फोर्स रेस्ट में रखे हुए चार्ज पे भी लगता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा आगे Fe, और इस पे लगेगा पीछे। अभी बताया मैंने, निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पीछे लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, ठीक है, जिसके वजह से इसमें कुछ वेलोसिटी डेवलप होगा आगे की तरफ। और जैसे ही वेलोसिटी आगे की तरफ डेवलप होगा, पहले वेलोसिटी बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आगे की तरफ डेवलप होगा, और जैसे ही वेलोसिटी आगे डेवलप होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, थंब कहां जा रहा है? नीचे। ये चार्ज पार्टिकल इधर डिफ्लेक्ट होगा, इधर डिफ्लेक्ट हुआ। किधर डिफ्लेक्ट हुआ? ये माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो ए चार्ज पार्टिकल किधर डिफ्लेक्ट हुआ? माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग। और इसमें वेलोसिटी पीछे डेवलप होगा, वेलोसिटी पीछे, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ। वेलोसिटी देखिए कहां है? पीछे की तरफ, है ना? पीछे फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? आपकी तरफ। कहां लगना चाहिए फोर्स? ऊपर। लेकिन असल में इस पे फोर्स कहां लगेगा? नीचे। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो ये भी कहां डिफ्लेक्ट होगा? BV माइनस वाई एक्सिस में, माइनस वाई एक्सिस के लोग। आपको समझ आया कि नहीं है? बस ये आपसे पूछेगा, रेस्ट में रख दिया था इसलिए मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा एट टी इज इक्वल टू जीरो पे। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू करेगा तो उसके वेलोसिटी की वजह से फोर्स लगेगा। और देखो, जैसे ही इधर आया तो वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर तो फोर्स इधर लगेगा, पहले नीचे लगेगा फिर ऐसे लगेगा। तो इसको इस तरीके से घुमा देगा और इसको भी इस तरीके से घुमा देगा। कहानी समझ में आया बहुत अच्छे से? चलो आगे एक बढ़िया सवाल देखते हैं। बहुत ज़बरदस्त सवाल है, ढंग से सुनिएगा। कंसेप्चुअल है, हाईली कंसेप्चुअल है। देखिए, ये साहब इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस। चाहे तो आप लिख सकते हैं E नॉट आई कैप B नॉट आई कैप। मतलब ये बता दिया, मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का B नॉट एक्सिस, डायरेक्शन आई कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी E नॉट आई कैप, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को वाई एक्सिस के अलोंग V नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट किया। चार्ज पार्टिकल Q और M को, चार्ज पार्टिकल चार्ज Q एंड मास M को
वाई एक्सिस के लॉन्ग वी नॉट स्पीड से अपन ने प्रोजेक्ट किया। ठीक है साहब, ठीक है। देन फाइंड टाइम व्हेन, टाइम पूछा है, व्हेन स्पीड बिकम्स, स्पीड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं, स्पीड बिकम्स 2v0। जबरदस्त सवाल है बेटा, आईआईटी का पूछा वो सवाल है, जबरदस्त। बच्चा यहां पे कंफ्यूज रहता है, सॉल्व नहीं कर पाता। आप ढंग से समझेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, मैग्नेटिक फील्ड भी आगे। ऑब्जेक्ट को t = 0 पे y एक्सिस के लॉन्ग v0 स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया, तो टाइम बताइए जब उसकी स्पीड 2v0 हो जाएगी। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो पक्की बात है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल कहीं भी चले, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही लगेगा QE। तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही आएगा QE/m। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर मैग्नेटिक फील्ड से बिल्कुल अलग है। इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा, चाहे चार्ज पार्टिकल तुम्हारी तरफ मूव करे, ऊपर मूव करे, नीचे मूव करे, पीछे करे, आगे करे, कहीं जाए, एक्स में जाए, वाई में जाए, जेड में जाए, के में जाए, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सॉरी, एक्स एक्सिस में ही लगेगा। ठीक है। और एक बात और, मैग्नेटिक फील्ड की औकात नहीं है कि उसकी स्पीड को v0 से v0 + b0 कर दे या v0 से रत्ती भर बढ़ा दे। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल के मोशन को, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे तूने ऊपर फेंका है तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ, अंदर फोर्स लगेगा, तो थोड़ी देर बाद ये कौन से प्लेन में सर्कुलर मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन का प्लेन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्स में, तो YZ प्लेन में। सर्कुलर मोशन इन YZ प्लेन, और YZ प्लेन में जो इसकी स्पीड है वो v0 ही रहेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से YZ प्लेन में सर्कुलर मोशन करेगा और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, स्पीड को चेंज करेगा नहीं। तो तुम कहीं भी लो XYZ, कहीं भी इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, कुछ भी होगी, इधर v0 ही रहेगा। और x एक्सिस में इसकी वेलोसिटी डेवलप होगी कुछ vx, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और वो Vx जो डेवलप होगा किसी भी t टाइम पे वो कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे इक्वेशन देखिएगा, जबरदस्त लिख रहा हूँ। Vx किसी भी t टाइम पे वेलोसिटी लिखा है मैंने, Vx = इनिशियल वेलोसिटी x में बोलो 0, क्योंकि y के लॉन्ग प्रोजेक्ट किया था, एक्सीलरेशन बोलो QE/m × t, ये इक्वेशन आ गया। इतना वेलोसिटी डेवलप होगा किसी t टाइम में। अब नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसका? इन दोनों का वेक्टर सम। और नेट वेलोसिटी हो कितना जाएगा ये दिया हुआ है 2v0। तो इन दोनों का वेक्टर सम v0 + vx नहीं होगा, इन दोनों का वेक्टर सम होगा v0 का होल स्क्वायर + vx का होल स्क्वायर = 2v0 का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या यहां से मैं क्या कह रहा हूं? 2v0 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि vx = आ जाएगा √3 ऑफ v0। ये आप निकाल लीजिए यहां से। ऐसा कैसे? देखिए, v0 का होल स्क्वायर + vx का होल स्क्वायर + 2v0, तो ये 4v0 का होल स्क्वायर आएगा। और ये 4v0 में से ये v0 घटाओगे तो 3v0 का होल स्क्वायर दोनों तरफ जाएगा तो √3v0 आ गया। अब आपको पता चल गया ये √3v0 है। क्या बेटा? √3v0 है। यहाँ पे रख दो √3v0, √3v0 रखोगे, यहाँ से टाइम आ जाएगा। बहुत ईजी है, यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। t = बोलो क्या बनेगा? m/QE √3v0 इज आंसर। क्या आपको कंसेप्ट समझ आया? ऐसे कुछ सवाल हमने स्टार्टिंग में भी करे थे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट था, मैग्नेटिक फील्ड था, x डिस्टेंस के बाद वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया था। ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर ही नहीं सकता, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फिर से समझाता हूँ, बढ़िया सवाल है। मैग्नेटिक फील्ड आगे ऑब्जेक्ट को इधर फेंका था, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है v0 वो इसके प्लेन में घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से थोड़ा वेलोसिटी आगे डेवलप होगा, और आगे जो वेलोसिटी डेवलप हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हुआ है, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड को इस वेलोसिटी से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। जबरदस्त बात है ना, जबरदस्त सवाल है ना। देखो, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वेलोसिटी डेवलप होगा, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो थोड़ी देर बाद जो vx वेलोसिटी डेवलप हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड उसको कुछ नहीं करेगा, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सर्कुलर पाथ पे v0 से ही चलता रहेगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे v0 ऊपर हो, ऐसे हो, कहीं भी हो, एक वेलोसिटी x एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा। इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा
उसका मैग्नीट्यूड आएगा 2v0, ये हमने यूज़ किया। तो vx आगे √3v0 होना चाहिए। कितने टाइम पे √3v0 आ जाएगा? तो देखो x एक्सिस की जो वेलोसिटी है वो टी टाइम के अकॉर्डिंग इस तरीके से वेरी कर रहा है। समझ आया कि नहीं है? बहुत जबरदस्त सवाल है, स्क्रीन पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, बढ़िया सवाल है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस चार्ज पार्टिकल विल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी लिखे एकदम थ्योरेटिकल सवाल है। इस सवाल के जवाब देने के लिए आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा, थोड़ा बैठ के सोचना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होता है, मैग्नेटिक फोर्स कैसे अप्लाई होता है, किस केस में मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा, किस केस में मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर कैसा होता है, थोड़ा सुनिए। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना, वो तभी लगता है जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो और उसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से कुछ थीटा एंगल पे हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से 0 डिग्री और 180 डिग्री पे हो तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। मतलब मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट में रखे हुए चार्ज में इंटरेस्टेड नहीं है, या कोई चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं, उसको इंटरफेयर ही नहीं करता। बट इलेक्ट्रिक फोर्स का काम अलग है, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में है, वो अपनी डायरेक्शन में अपने फील्ड के लॉन्ग ही फोर्स लगाएगा। क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड दोनों को चेंज कर सकता है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल को ऊपर फेंका, ये खींच लेगा, इधर अपनी तरफ फोर्स लगाएगा तो धीरे धीरे अपनी तरफ वेलोसिटी को चेंज होगा, इधर ही वेलोसिटी आएगा, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ऊपर भी था, इधर जाता हुआ दिखाई देगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल को इधर ही प्रोजेक्ट करो तो इधर ही फोर्स लगेगा, तो लगातार इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। तो आइए देखते हैं, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग केस चार्ज पार्टिकल विल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस। तो इस पे तो सर्कुलर पाथ मूव कैसे कराएगा? सर्कुलर पाथ मूव कराने के लिए कोई ना कोई एजेंट होना चाहिए जो हमेशा सेंटर की तरफ लगे। सेंटर की तरफ लगना कांस्टेंट फोर्स नहीं है। देखो ऐसा होता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऊपर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ होगा। यहाँ पे पार्टिकल इधर चल रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ होगा। यहाँ पे पार्टिकल इधर चल रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ होगा। यहाँ पे पार्टिकल इधर चल रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ। अब समझिए प्लीज, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, इसका मतलब हमेशा सेंटर की तरफ होगा। हाँ, तो डायरेक्शन कांस्टेंट है क्या? ना, डायरेक्शन कांस्टेंट कैसे साहब? यहाँ पे जब पार्टिकल था, ऐसे देखो, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, यहाँ पे जब बोलो किधर है सेंट्रीपिटल फोर्स, वेस्ट की तरफ, इधर साउथ की तरफ, इधर ईस्ट की तरफ, इधर नॉर्थ की तरफ। अभी पीछे है यार, अभी नीचे है, आगे है, ऊपर है, तो हर इंस्टेंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर इंस्टेंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। समझ में आया? चलो देखते हैं। पहला तो होगा नहीं, क्योंकि एक फोर्स चाहिए जो हमेशा सेंटर की तरफ लगे, पहला नहीं होगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों प्रेजेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा और उसको सर्कुलर मोशन में घुमाने की कोशिश करेगा, आप जानते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो इसका काम खराब कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करेगा। अब मान लो मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है और कांस्टेंट फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड आगे लग गया, तो उसको सर्कल में घूमने कहाँ देगा साहब? अगर दोनों फील्ड प्रेजेंट है तो पार्टिकल सर्कल में नहीं घूमेगा। पार्टिकल कैसे घूमेगा? तो मैंने दोनों केस आपको पढ़ाया, या तो स्ट्रेट लाइन घूमेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, मैग्नेटिक फील्ड आगे, चार्ज पार्टिकल को आगे फेंक दो, स्ट्रेट लाइन घूमेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंकोगे तो हेलिकल पाथ चलेगा, लेकिन सर्कुलर नहीं हो सकता। E0 ये क्या है? एक मिनट रुक जाइए, ये ऑप्शन है, ठीक है ना। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0 बट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगता है तो याद करो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो या तो चार्ज पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं तो हेलिकल होगा, पैराबोलिक होगा, हेलिकल नहीं सॉरी पैराबोला होगा, या आपने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा होगा। ये सही आंसर है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो चार्ज पार्टिकल का पाथ सर्कुलर हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि सर्कुलर होगा, लेकिन एक यही केस आ रहा है जिसमें सर्कुलर हो सकता है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड आगे, चार्ज पार्टिकल को आगे थ्रो कर दो तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। मैग्नेटिक फील्ड आगे, चार्ज पार्टिकल को उधर ऊपर थ्रो करोगे तो सर्कुलर घूमेगा। तो बताओ, इस 4 ऑप्शन में से एक ही पॉसिबल केस है जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर सकता है, सर्कुलर पाथ में घूम सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, देन पॉसिबल सिचुएशन इज चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब चार्ज पार्टिकल चला,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में और कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो उसमें नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो कब ऐसा हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, तब ऐसा होगा क्या, हाँ हो सकता है। विफ देखो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, और क्या पता चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही चल रहा हो, तो ऐसा हो सकता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड होते हुए भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगा पाया, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चार्ज पार्टिकल ऐसे सिचुएशन में चल रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बट मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी पैरेलल हो, तो फोर्स जीरो लगेगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी पॉसिबल है। सर कैसे, ऐसा तो हो सकता है ना कि ऐसा सिचुएशन डेवलप हो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एग्जैक्टली एक दूसरे को बैलेंस कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, उसके वजह से फोर्स लग रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड भी उसके वजह से फोर्स लग रहा है नीचे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, बैलेंस। इस कंसेप्ट पे हम एक इंस्ट्रूमेंट भी बनाते हैं जिसको कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, जिसके बारे में हम बात करेंगे। बताओ ये कब पॉसिबल होगा, इसके बारे में बोलो कब पॉसिबल होगा ये, इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, अगर ऐसा हो गया तो ये पॉसिबल होगा। ये कब पॉसिबल होगा, इफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ये बताओ ये कभी पॉसिबल नहीं है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हुआ या मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हुआ तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फोर्स लगा देगा। अकेला अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पक्का फोर्स लगेगा, तो ये नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया ये कहानी। अब देखिए नेक्स्ट, इन विच केस चार्ज पार्टिकल पासेस विदाउट डेविएशन, बिना डेविएशन के चार्ज पार्टिकल पास कर रहा है। बिना डेविएशन का मतलब है डायरेक्शन उसका कांस्टेंट होना चाहिए, विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन मतलब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए कि डायरेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए, डायरेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए। तो बताओ ये हो सकता है कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जीरो तो बिना डेविएशन के चला जाएगा। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों नॉन जीरो है तो भी बिना डेविएशन के चला जाएगा, और इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो। ठीक है सर, ये भी पॉसिबल है। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगा, लेकिन वो डेविएट थोड़ी ना करा। ये भी पॉसिबल है। इफ वेलोसिटी इज, देखो इफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा ही नहीं। तो चारों पॉसिबल सही केसेस है, चारों केसेस सही हो जाएंगे। समझ में आई केस। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ इज पॉसिबल इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रेजेंट एंड अ कांस्टेंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों है और कांस्टेंट इन नेचर है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पाथ सही होगा। तो देखो अगर दोनों हैं तो पार्टिकल सर्कल पे चल ही नहीं सकता, सर्कल पे चलाने के लिए सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड काम खराब कर देगा। तो पाथ कैसा होगा, हेलिकल, हाँ हो सकता है, हेलिकल तो हमने पढ़ा है, हेलिक्स। अच्छा स्ट्रेट लाइन, हाँ हो सकता है, ये दोनों हमने पढ़ा है। पैराबोला नहीं होगा। पैराबोलिक पाथ ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट एंड नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो। एक रेस्ट में रखा हुआ चार्ज पार्टिकल, उसमें नेट फोर्स जीरो है। तो बताइए चार पॉसिबल ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट एंड नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो। रेस्ट में चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है और उस पर नेट फोर्स जीरो है, ठीक है। तो बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ई एंड बी मस्ट बी जीरो। क्यों भाई, अगर नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जीरो ही क्यों होने चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तेरा जीरो हो और मैग्नेटिक फील्ड हो तो भी तो फोर्स जीरो लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर चार्ज रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फोर्स होते हुए भी उस पर फोर्स नहीं लगा पाएगा। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन स्पेस एट रेस्ट एंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट इज जीरो, देन मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी जीरो। नहीं, क्योंकि चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में रख के मैग्नेटिक फील्ड के एग्जिस्टेंस का पता लगा ही नहीं सकते। क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड अगर वहां प्रेजेंट होगा तो भी वो फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप कह ही नहीं सकते। रेस्ट में रखा हुआ चार्ज अगर फोर्स जीरो एक्सपीरियंस कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या कहेंगे, नहीं कुछ कह सकते हैं, श्योर नहीं है। अच्छा अगर चार्ज पार्टिकल चल रहा है वी वेलोसिटी से, बताओ अब उस पर फोर्स जीरो लग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, नहीं कह सकते। क्या पता मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल हो तो फोर्स नहीं लगाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो भी फोर्स नहीं लगाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप श्योर हो ही नहीं सकते। तो
तो आप कैसे कह देंगे मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी जीरो? गलत ऑप्शन है। अच्छा ई एंड बी मे बी नॉन जीरो ना, चलो बी मे बी जीरो और नॉन जीरो, उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेस्ट में चार्ज पे फोर्स नहीं लगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो फोर्स लगा देगा। तो ई मे बी नॉन जीरो कैसे बोल सकते हैं? ई तो पक्का जीरो होना चाहिए। चलिए ई मस्ट बी जीरो एंड बी मे बी जीरो, ये सही है एकदम। अगर रेस्ट में रखे हुए चार्ज पार्टिकल पे फोर्स जीरो लगा है तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नहीं कह सकते क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट ही नहीं करेगा। और फिर भी फोर्स जीरो लगा तो पक्की बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। सही है। अच्छा ई मे बी जीरो, बी मे बी जीरो, ई मे बी जीरो एंड बी मस्ट बी जीरो, ये बताइए। तो ये तो गलत ही हो गया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूं। समझ आया आपको? कहानी समझ आया? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट एंड नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो। रेस्ट में रखे हुए चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स लग गया तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या कहेंगे? तो ई मस्ट बी नॉन जीरो क्योंकि रेस्ट में रखे हुए चार्ज पे फोर्स सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगा सकता है। अगर रेस्ट में रखा हुआ चार्ज पार्टिकल इज रेस्ट एंड नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो रेस्ट में रखे हुए चार्ज पार्टिकल पे अगर किसी ने फोर्स लगा दिया तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉन जीरो, बट कांट से अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। मतलब बी मे बी जीरो और नॉन जीरो, बी के बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग बट नेट फोर्स इज जीरो, देन पॉसिबल केस क्या होगा? चार्ज पार्टिकल इज मूविंग चार्ज पार्टिकल है बट नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स जीरो, तो यही केस हो गया ना। नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन जीरो। एक्सीलरेशन जीरो मतलब क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट। तो यही क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन ही नहीं है। देखो नेट फोर्स जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट कब हो सकता है ये सवाल है। इसका ऑप्शन कॉपी करके ये दोनों आंसर सही लिख लीजिए, बहुत सिंपल है। समझ में आया कहानी? स्क्रीन पॉज करके पूरा देखिए। इज वेलोसिटी सेलेक्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमें पढ़ना है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सेलेक्ट द चार्ज पार्टिकल ऑफ अ पर्टिकुलर वेलोसिटी। मान लो कि बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल आ रहा है और उसमें चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी वो मिक्स्ड अप है, अलग अलग डिफरेंट वेलोसिटी की चार्ज पार्टिकल का बीम आ रहा है। आपको उसमें से एक पर्टिकुलर v नॉट वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करना है। बाकी चार्ज पार्टिकल को कुछ ऐसा करो कि डेविएट हो जाए, रास्ते से हट जाए। मतलब मान लो 100 चार्ज पार्टिकल इधर से आ रहे हैं, 100 सबकी वेलोसिटी अलग अलग है। कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ कि उसमें से जो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल है ना वो सीधा आगे निकल जाए, बाकी इधर उधर भाग जाए, बाकी इधर उधर डेविएट हो जाए। ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया है, वेलोसिटी सेलेक्टर, ये कर सकता है। इसमें क्या होता है? तो सबसे पहली बात इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द बोथ ई एंड बी। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है। देखो इंस्ट्रूमेंट कैसे बना है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, डन, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब तीन चीजें हैं मेरे पास, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड खुद परपेंडिकुलर है और उन दोनों के परपेंडिकुलर वेलोसिटी, मतलब ऐसे कह सकते हो कि E इज परपेंडिकुलर टू द B एंड B इज परपेंडिकुलर टू द V एंड V इज परपेंडिकुलर टू द E। कहने का मतलब है तीनों ही एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो इसके लिए तीन चीजें, तो तीन एक्सिस बनाओगे? बिल्कुल बनाएंगे सर। अब मान लीजिए कि जो चार्ज पार्टिकल का बीम है वो एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है। कहां आ रहा है साहब? एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है। आपको ये टेढ़ा लग रहा है तो मैं इसको सीधा बना देता हूं, कोई खास बात नहीं। देखिए ये एक्स एक्सिस है, इधर ही आ रहा है चार्ज पार्टिकल कुछ v नॉट स्पीड से, ठीक है साहब। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगाया है y एक्सिस के अलोंग E नॉट j कैप, वेलोसिटी है v नॉट i कैप, और मैग्नेटिक फील्ड हमने इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन z एक्सिस की तरफ लगा दिया है b नॉट k कैप, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड को फर्क नहीं पड़ता चार्ज पार्टिकल कहां जाता है, वो अपनी डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा और वो फोर्स होगा
F इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू E, बिल्कुल होगा। बट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स तभी लगाएगा जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर हो, और यहां पे देखिए चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है सॉरी, चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और इन दोनों फोर्स का जो सम होता है उसको लॉरेंज फोर्स के भी नाम से जानते हैं। ये कोई खास बात नहीं है, लॉरेंज फोर्स एक नया फोर्स नहीं है। लॉरेंज फोर्स इज अ नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई होता है सर। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, इनका सम जो आएगा उसको अपन लॉरेंज फोर्स कह देते हैं। तो कभी कभी आपसे बोल दे कि लॉरेंज फोर्स कैलकुलेट करिए, तो कंफ्यूज मत होइए, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स दोनों आपने इंडिविजुअली पढ़ा है, दोनों का सम निकाल दीजिए, लॉरेंज फोर्स हो जाता है। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब फोर्स लगेगा किधर? मैग्नेटिक फोर्स। वेलोसिटी आगे, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस मतलब आपकी तरफ, ये एक्स है, ये वाई है, जेड आपकी तरफ है। कहाँ लगेगा? नीचे। देखो आई, और कहाँ पे है आगे? जेड एक्सिस की तरफ, तो थंब कहाँ जा रहा है? नीचे, मतलब माइनस वाई किलो। और वैसे भी आई कैप क्रॉस के कैप क्या होता है? माइनस जे कैप। मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल वो होगा क्यू वी बी और माइनस जे कैप की तरफ। वायर, इसका मतलब अभी इससे पहले जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम कर रहे थे कि चार्ज पार्टिकल मूविंग है मैग्नेटिक फील्ड में और नेट उस फील्ड उस पर जीरो लग रहा है इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन। ये हो सकता है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जैक्टली मैग्नेटिक फोर्स के बैलेंस बराबर हो जाए, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो मान लो कि क्यू ही ऊपर लग रहा है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, क्यू ही ऊपर लग रहा है और ये ज्यादा है साहब मैग्नेटिक फोर्स से। अब ये दोनों ही नहीं होता तो चार्ज पार्टिकल सीधा जाता, ये आप जानते हैं। अगर दोनों होता ही नहीं तो चार्ज पार्टिकल सीधा जाता। अब यहां पे हुआ क्या कि ये ज्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो पक्की बात है चार्ज पार्टिकल ऊपर डेविएट हो जाएगा, डेविएटेड इन वाईथ डायरेक्शन। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, ऊपर डेविएट हो जाएगा। और ये कब होगा? जब ये ज्यादा हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हो। अच्छा, अगर बराबर होता तो बराबर का कंडीशन मैं यहां समझा तो रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाए, इसका मतलब यह है कि ऊपर वाई की तरफ फोर्स क्यों लगा? क्योंकि वाई की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और कितना लगाता है? क्यू ई नॉट लगाएगा, उसको वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है। और मैग्नेटिक फोर्स लगाता है फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, जो कि माइनस वाई एक्सिस की तरफ है, मतलब एक्जैक्टली इसके अपोजिट है। तो आप लिख सकते हैं क्यू वी बी नॉट। और आप कह रहे हैं कि दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा, तो चार्ज पार्टिकल पासिस विदाउट डेविएशन। चार्ज पार्टिकल, हां भाई चार्ज पार्टिकल है तभी तो फोर्स लग रहा है। चार्ज पार्टिकल पास्ट विदाउट डेविएशन, पास्ट विदाउट डेविएशन, बिना डेविएशन के पास कर जाएगा। यहां से कंडीशन निकालेंगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पे V नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाई B नॉट। तो देखिए वेलोसिटी सिलेक्टर किससे काम करता है कि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, उसमें से पर्टिकुलर V नॉट वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल को आपको सिलेक्ट करना है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बटा मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से अप्लाई करिए परपेंडिकुलर, और इसके मैग्नीट्यूड का जो रेशियो है वो वेलोसिटी के रेशियो के बराबर होना चाहिए। और एक आश्चर्य की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड बटा मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होता है। फॉर्मूले में ही आ गया। डायमेंशन ऑफ, याद रखिएगा, डायमेंशन ऑफ यूनिट भी लिख देता हूं, ले यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बटा मैग्नेटिक फील्ड। इसमें कोई बुराई नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड बटा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये वेलोसिटी सेलेक्टर का थ्योरम है। अगर ये दोनों बराबर है पास कर जाएंगे, मतलब वी नॉट वेलोसिटी वाले विदाउट डेविएशन पास कर जाएंगे। अब मान लो एक चार्ज पार्टिकल आता है, उसकी वेलोसिटी वी नॉट से कम है। अब अगर वेलोसिटी वी नॉट से कम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं। लेकिन ये वाला जो फोर्स है, वेलोसिटी कम होने से फोर्स कम हो जाएगा, और ये वाला फोर्स कम हो जाएगा तो ये डोमिनेटिंग फोर्स होगा, चार्ज पार्टिकल ऊपर डेविएट हो जाएगा। तो ये होगा कब? when V is less than particular V naught velocity. V naught means what? V naught means what? E naught by B naught. V naught means what? E naught by B naught. अच्छा, ऐसा हो कि कुछ ऐसे चार्ज पार्टिकल हो जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, V naught से भी ज्यादा है, तो नीचे डेविएट करेगा। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा। वेलोसिटी ज्यादा है if V is greater than V naught,
वी नॉट से ज़्यादा है वेलोसिटी, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा किसके कंपेयर में, मैग्नेटिक फोर्स के कंपेयर में। हेंस डेविएटेड चार्ज पार्टिकल डेविएटेड इन -yth डायरेक्शन। ये आपको समझ आना चाहिए केस। यहां पे अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं होता तो चार्ज पार्टिकल ऐसे ही सीधे चले जाते, लेकिन वो सारे ही चार्ज पार्टिकल सीधे जाते। हमें उनमें से कुछ एक ऐसे चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करना है जिसका पर्टिकुलर वेलोसिटी वी नॉट है। जितने वी नॉट चार्ज पार्टिकल वाले वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल है, वी नॉट वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल है, वही आगे आता हुआ दिखाई देना चाहिए, बाकी सब डेविएट कर जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर लगाइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर लगाइए, मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगाएगा, दोनों एंटी पैरेलल है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस हो जाए तो चार्ज पार्टिकल बिना डेविएशन के चला जाएगा। लेकिन ये बैलेंस तभी होगा एक पर्टिकुलर वी नॉट वेलोसिटी के लिए। देखो, एक पर्टिकुलर वी नॉट वेलोसिटी के लिए बैलेंस हो रहा है, तो इस वेलोसिटी की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड बटा मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के रेशियो के बराबर है। इससे ज्यादा अगर वेलोसिटी होगा तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा, नीचे डिवेट कर जाएगा। इससे कम वेलोसिटी होगा तो मैग्नेटिक फोर्स कम हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हो गया, ये नहीं कह सकते आप ये कहिए कि वेलोसिटी अगर वी नॉट के बराबर है तो दोनों फोर्स बराबर है। अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हुआ, और वेलोसिटी कम हुआ तो मैग्नेटिक फोर्स कम हुआ, ये कहना प्रिसाइज है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फोर्स कम हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने आप इसके कंपेयर में ज्यादा हो जाएगा। स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखिए। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इज एन इंस्ट्रूमेंट used to accelerate the charge particle। accelerate मतलब used to increase the kinetic energy of a charge particle। हम चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को बढ़ाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, बम्बार्डिंग करना होता है। आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में यह नाम सुना होगा, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, या डिफरेंट स्कैटरिंग जो होता है जब किसी एक टारगेट पे, न्यूक्लियस पे चार्ज पार्टिकल को बम्बार्ड करते, थ्रो करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हाथ में चार्ज पार्टिकल पकड़ के उस पर फेंकेंगे, हाथ से पकड़ लेंगे क्या चार्ज पार्टिकल को? अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन को हाथ में तो नहीं पकड़ सकते, देखा भी नहीं है अपन ने। तो उसको एक एक्सेलरेटर के थ्रू से चार्ज एक्सेलरेट करते, उसकी एनर्जी को बढ़ाते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी से जाके टकराएगा अल्फा पार्टिकल टारगेट से, हमें टारगेट के बारे में उतनी ज्यादा जानकारी देगा। बहुत कम एनर्जी से जाके अगर अल्फा पार्टिकल टारगेट से टकराता है, कोलाइड करता है, तो इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा। इंटरेक्शन जबरदस्त कब होगा? इंट्रैक्शन तभी जबरदस्त होगा जब काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की स्पीड बहुत होगी, और जितना जबरदस्त इंट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन हम निकाल पाएंगे। इसीलिए हमने एक्सेलरेटर बनाने की सोची, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को बढ़ा दे, और वही इंस्ट्रूमेंट आपका साइक्लोट्रॉन। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल। न्यूट्रॉन को नहीं एक्सेलरेट करेगा यार भाई, न्यूट्रॉन में तो चार्ज ही नहीं है ना। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आयन को एक्सेलरेट कर सकता है, चार्ज्ड होना चाहिए तभी एक्सेलरेट होगा, राइट। बट इट कैनॉट एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट क्यों नहीं कर पाता ये? तो इसका रीजन मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा पहले साइक्लोट्रॉन का वर्किंग समझाने के बाद, ठीक है ना। बट याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में ऐसा क्या खास डिफरेंस है जो प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल से डिफरेंस है? प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन अलग कैसे है? कुछ एक डिसमिलरिटीज तो बताइए आप, डिफरेंस तो बताइए, तभी तो याद रख पाएंगे। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर द लाइट वेटेड पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन का मास बहुत कम होता है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के कंपेयर में। तो क्या साइक्लोट्रॉन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हेवी पार्टिकल को एक्सेलरेट कराता है? यस। साइक्लोट्रॉन से चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक, चार्ज पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा होना चाहिए और चार्ज होना चाहिए, हेवी होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन को हम कैसे एक्सेलरेट कराएंगे अगर उसको जरूरत पड़ी? तो बीटाट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है बीटाट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की तरह बीटाट्रॉन भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक्सेलरेट करता है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन को, यूज टू एक्सेलरेट दीज लाइट वेटेड पार्टिकल, है ना, कम मास वाले पार्टिकल को, ठीक है साहब। बट ये काम कैसे करता है? तो लोगों ने सोचा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कर सकता है ये काम। तो सोचो, पहले जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था, क्या सोचा होगा साइंटिस्ट ने? एक्सेलरेट कराना है, तो एक्सेलरेट कराने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत कहाँ है? एक्सेलरेट कराने का काम, स्पीड बढ़ाने का काम तो इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। तो मैंने काम करते हैं, देखो ऐसा एक शेप का टनल बनाते हैं, और इस टनल पे हेवी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रख देते हैं, हेवी पॉजिटिव चार्ज,
और यहाँ पे हेवी निगेटिव चार्ज रख देते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया इस डायरेक्शन में। क्या बन गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब कोई भी अल्फा चाहे प्रोटॉन को आप यहाँ पे रखेंगे प्लस चार्ज पार्टिकल को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इसकी स्पीड बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे रख दिया अपन ने टारगेट। इस टारगेट पे जाके फाइट कर जाएगा साहब। तो यहाँ से जैसे ही प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल रखा, इसको एक्सिलरेट कराता गया और जाके टारगेट पे टकरा गया। फिर हमें ऐसा जरूरत महसूस हो गया कि अरे यार इसकी एनर्जी थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए। तो ज़्यादा एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? चार्ज पार्टिकल और बढ़ाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा रख देंगे। अरे कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ऐसा कर देंगे। फिर इस बार वो ज़्यादा एनर्जी से जाकर टकराएगा। लेकिन अगर मुझे महसूस हो रहा है और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, अब भाई साहब एक लिमिट होता है चार्ज को किसी जगह पे रखने का। जब से ज़्यादा चार्ज अगर रख देंगे तो कोरोना डिस्चार्ज होगा। कोरोना, ये वाला कोरोना नहीं है, कोरोना डिस्चार्ज एक अलग होता है। कोरोना डिस्चार्ज, हाँ यार नाम एक ही जैसा लग रहा है, बट कोरोना डिस्चार्ज उसको कहते हैं जब एयर के थ्रू चार्ज डिस्चार्ज। जैसे लाइटनिंग आपने देखा है, एयर कंडक्टर है या इंसुलेटर है? तो एयर इज अ इंसुलेटर अप टू सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद उस पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद एयर भी कंडक्टर बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से कोरोना डिस्चार्ज होगा, यहाँ से चार्ज इधर उधर भागेगा। समझ में आया कि नहीं? कोरोना डिस्चार्ज, यस कोरोना डिस्चार्ज, ये आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा होगा, कोरोना डिस्चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पे बढ़ा नहीं सकते, ज़्यादा चार्ज यहाँ पे रख नहीं सकते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। तो वहाँ उस समय लोगों ने सोचा होगा, मैं आपको साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि उस समय लोगों की थिंकिंग प्रोसेस क्या था साइक्लोट्रॉन बनाने का। ऐसा थोड़ी ना है कि आज जरूरत पड़ी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा बढ़ाने की, रात में सोया और सुबह उठा सपने में देखा कि ऐसा ऐसा साइक्लोट्रॉन होता है, बना दिया। साइक्लोट्रॉन बनाने में भी सालों लग गए होंगे, एक दिन का प्रोसीजर नहीं है। सबसे पहले किसी साइंटिस्ट ने क्या सोचा होगा वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे लिमिटेशन थी कि चार्ज के अमाउंट को ज़्यादा रख नहीं सकते, तो फिर किसी दूसरे साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा होगा कि एक काम करते हैं, चलो इसके टनल के लेंथ को बढ़ा दो। जितनी ज़्यादा देर तक चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा उतनी ज़्यादा देर तक एक्सिलरेट होगा, और जितनी ज़्यादा देर तक एक्सिलरेट होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी आएगी इसमें। आइडिया बढ़िया था, बट कुछ समय बाद ऐसा महसूस हुआ कि अरे यार और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब और ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो आप, ऐसा तो है नहीं कि टनल को आप 1 किलोमीटर का बना दोगे, पर टनल को 500 मीटर का या 400 मीटर का बना दोगे। अगर टनल 300-400 मीटर का बना दोगे तो बाहर से लैब के बाहर चला जाएगा, इतना बड़ा टनल बना ही नहीं सकते। तो टनल के लेंथ के भी लिमिटेशन है। और दूसरी बात, टनल जैसे जैसे बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कम हो जाएगा, क्योंकि ई बराबर क्या होता है? V/L। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, लेंथ ज़्यादा रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, तो अच्छे से एक्सिलरेट नहीं होगा। एक्सिलरेट ज़्यादा दूर तक होगा, टनल की लंबाई जितनी ज़्यादा दूर तक होगा, लेकिन कम मैग्नेटिक फील्ड है तो कम रफ्तार से होगा। जैसे मान लो कि तुम्हें मैं घसीटता हुआ ले जाऊं 1 किलोमीटर तक, ठीक है ना, और मेरे जैसे 5 आदमी तुम्हें घसीटते हुए ले जाए 1 किलोमीटर तक, तो किस केस में ज़्यादा रफ्तार पकड़ोगे? जब 5 आदमी घसीट के लेके जा रहे हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी कम हो रहा था लंबाई बढ़ने से, ये भी लिमिटेशन था। तो अब लोगों ने सोचा अब क्या करें। तो किसी के दिमाग में ऐसा क्लिक आया कि एक काम करते हैं, आप क्या करोगे बताओ? तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी लगा देते हैं। क्या करेगा साहब मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड तो चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बढ़ा नहीं सकता, तो ये करेगा क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कर सकता है कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ से बाहर निकले, वेलोसिटी आगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज पार्टिकल ऊपर फोर्स लगेगा, या मैग्नेटिक फील्ड बाहर लगा लो। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगाओगे? बाहर। वेलोसिटी आगे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, चार्ज पार्टिकल पे नीचे फोर्स लगेगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए आए और फिर से इंटर कर जाए। जुगाड़ बढ़िया था। जैसे फिर से इंटर करेगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, फिर इसको एक्सिलरेट कराएगी, और फिर जब बाहर निकलेगा फिर मैग्नेटिक फील्ड रखा ही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर पाथ में घूमेगा और यहाँ इंटर कर जाएगा। बट इसमें एक डिफिकल्टीज थी, एक नहीं कई सारी थी। पहला डिफिकल्टी ये है कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल ज़्यादा स्पीड से बाहर निकलेगा तो रेडियस बराबर होता है, देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है और उसका रेडियस होता है mv/qb। टाइम तो डिपेंड नहीं करता स्पीड पे, लेकिन रेडियस डिपेंड करता है, और रेडियस ज़्यादा बढ़ गया तो यही से इंटर करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। अब क्या करेंगे साहब? तो बहुत सारे कोशिशों के बाद साइक्लोट्रॉन बना, और साइक्लोट्रॉन में कैसा था इंस्ट्रूमेंट वो आपको दिखाते हैं।
अब आपको जब दिक्कतें पता चली ना कि साइक्लोट्रॉन बनाने में क्या दिक्कत था, और फिर आप साइक्लोट्रॉन पढ़ोगे तो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा कि ऐसा ही क्यों बनाया गया साइक्लोट्रॉन। अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट साइक्लोट्रॉन पढ़ा दूं तो तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, और ना ही तुम्हें याद रहेगा लंबे समय तक, और ना ही पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। कि अब तुम्हें थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि यार इतनी सारी डिफिकल्टीज के बावजूद ऐसा क्या सोचा होगा किसी ने कि सक्सेसफुली साइक्लोट्रॉन बना दिया। तुम बना लोगे क्या? बना लो। 200 साल पहले किसी ने बना को छोड़ दिया ना, उसको समझने के लिए आज तुम संघर्ष कर रहे हो साहब, शर्म करो। 200 साल पहले किसी ने बना के छोड़ दिया और तुम आज संघर्ष कर रहे हो उसको समझने के लिए। देख इधर क्या किया उसने क्या किया। सबसे पहला कंसेप्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूज टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकता। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकता है? चार्ज पार्टिकल को फील्ड में रखने की कोशिश कर सकता है। तो देखो उसने ऐसा किया, डी शेप का एक इंस्ट्रूमेंट लिया, दो लिया, एक नहीं लिया, दो लिया। इसको एक ऑसिलेटर से कनेक्ट कर दिया। ऑसिलेटर क्या काम करेगा? यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन फिक्स्ड इंटरवल। एक कांस्टेंट टाइम पीरियड के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज करता था। ठीक है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रीजन में बाहर की तरफ अप्लाई कर दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा आपको पता है? ये मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमा के इस फील्ड में ज़्यादा देर तक रखने की कोशिश करेगा। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि यहाँ से चार्ज पार्टिकल को मान लो रिलीज करा। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल को रिलीज करा, ऑसिलेटर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है मान लो। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है तो आगे की तरफ एसिलेट होगा। वेलोसिटी आगे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो इधर फोर्स लगेगा तो सर्कुलर पाथ में घूमेगा ऐसे। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आगे की तरफ जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे था, और जब चार्ज पार्टिकल पीछे की तरफ घूमा और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आगे ही रह जाता तो डिसिलरेट हो जाता, तो ऑसिलेटर ने इलेक्ट्रिक फील्ड को पीछे कर दिया। एक फिक्स टाइम इंटरवल पे ऑसिलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज करता रहेगा। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लगा दिया, तो लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो जहां से सर्कुलर मोशन शुरू किया था वहां नहीं पहुंचेगा, उससे ऊपर पहुंचेगा, क्योंकि रेडियस लगातार बढ़ता रहेगा। रेडियस लगातार बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा रेडियस बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा रेडियस बढ़ता रहेगा। और सफिशिएंट एनर्जी गेन करने के बाद यहाँ पे एक आर रेडियस के, इस सर डी शेप का है तो आर रेडियस भी होगा, आर रेडियस में एक होल होगा, उस होल से चार्ज पार्टिकल सफिशिएंट एनर्जी लेके, काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से इसका पाथ होगा। ठीक है। बट सर एक फिक्स इंटरवल में इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन को चेंज हो रहा है, लेकिन क्या फिक्स इंटरवल में ही चार्ज पार्टिकल भी अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेगा? क्योंकि पहले तो छोटे से सर्कल में एक रोटेशन पूरा किया, बाद में उसके रेडियस बढ़ता जा रहा है, स्पीड बढ़ता जाएगा, रेडियस बढ़ता जाएगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड तो फिक्स ही रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन इज इक्वल टू m/qb इंटू 2 m/qb। मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करने में टाइम 2 m/qb स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। और असल में यही है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन बन पाया, उसके पीछे कौन से थ्योरम का हाथ था? इस थ्योरम का हाथ था कि मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को घूमने में जो टाइम लगता है, या जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला डिफाइंड होता है qb/2πm। दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगर मान लो कि एक घूमने का टाइम वेरिएबल होता, पहले टाइम t लग रहा है, फिर 1.2t लगेगा, फिर 1.6t लगे, फिर 2t लगे, फिर 3t लगे, 4t लगे, तो इसका मतलब ये तो फिक्स इंटरवल में अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा था। जब मान लो चार्ज पार्टिकल आगे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, ठीक है ना, आगे चल रहा है, चार्ज पार्टिकल घूम गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी आगे, तो डिसिलरेट हो जाएगा। या चार्ज पार्टिकल अभी घूमा ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे हो गया, तो भी डिसिलरेट हो जाएगा। एक्चुअल में साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी और चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहिए था, और चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता।
इसीलिए हमने ऑसिलेटर का भी जो फ्रीक्वेंसी है, जो टाइम पीरियड है, वो चार्ज पार्टिकल के फ्रीक्वेंसी के बराबर रख दिया और ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करा, तभी जाके ये साइक्लोट्रॉन बन पाया। समझ में आया कि नहीं आया? मान लो ऑसिलेटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा हो वी पोटेंशियल डिफरेंस का है, देखो ना दोनों डीज के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना साहब, क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। एक रोटेशन में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा ये? तो देखो यहां से यहां तक चार्ज पार्टिकल मान लो गया, यहां से यहां तक गया, तो एक डिश से दूसरे डिश में गया और पोटेंशियल डिफरेंस है v, तो कितनी एनर्जी इकट्ठा करेगा वो? qv। और फिर पीछे आया तो एक बार और qv, क्योंकि इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, तो एक रोटेशन में 2qv काइनेटिक एनर्जी गेन करता है इन वन रोटेशन। इन वन रोटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक रोटेशन में qv एनर्जी गेन क्रिएट नहीं करता, एनर्जी गेन नहीं करता, 2qv एनर्जी गेन करता है। तो एनर्जी इन रोटेशन, इन रोटेशन में कितनी एनर्जी होगी? 2qv इंटू n, ये आएगा, ये फॉर्मूला हो गया। दूसरी बात, फाइनली आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे चार्ज पार्टिकल घूमता हुआ बाहर निकला है। उस इंस्टेंट पे सर्कुलर पाथ का रेडियस आर है, तो आप कह सकते हो कि स्पीड होगी उसकी m इंटू वी बटा qb, स्पीड होगी उसकी v, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अच्छा mv को p लिख सकते हैं, तो p को क्या लिखेंगे यहाँ पे? अगर मैं इसको p लिख दूँ, qb को इधर ले जाऊँ, तो जब चार्ज पार्टिकल एग्जैक्टली r रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ बाहर निकल गया था, एग्जिट कर गया था इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से, उस इंस्टेंट पे उसकी मोमेंटम होगी qbr। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा साहब? तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा p² बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? p² बाई 2m। यहाँ पे p² करेंगे आप तो q² b² r² बटा 2m। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं क्या? साइक्लोट्रॉन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और साथ में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? 3 फॉर्मूला तो ड्राइव हो गया यार, तुम्हें नहीं दिख रहा? 3 फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर दिया। ये भी आपको रटना है कि ये तो वर्किंग प्रिंसिपल है मेन। तुमसे पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू b है, चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है q, मास है m, तो बताओ साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? तो जो चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी, उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे, तभी इसको रेजोनेंस का कंडीशन भी कहते हैं। रेजोनेंस की कंडीशन भी कहते हैं, तभी वो मैच कर पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी बात, एक रोटेशन में चार्ज पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड नहीं गिराएगा उसको। वो कितना काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा? तो v पोटेंशियल डिफरेंस है, तो qb एक बार आगे जाने पे आधा रोटेशन में, पूरे एक रोटेशन में हो जाएगा 2qb। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, r रेडियस का अगर डीज है, मैक्सिमम रेडियस उसका r है जहां पे होल बना है, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके जाएगा? काइनेटिक एनर्जी r रेडियस पे डिपेंड करेगा। देखो q मैग्नेटिक फील्ड, मास और रेडियस r, तो ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं देखिए। अब मैं यहां पे चार्ज पार्टिकल लिख रहा हूं, है ना, स्पेस कम है, तुम्हें बताना है कि साइक्लोट्रॉन से कौन कौन एक्सेलरेट हो सकता है, ठीक है ना? एंटी प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रिनो रहने दे, एंटी प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन। बताओ, तो एंटी प्रोटॉन हो जाएगा, एंटी प्रोटॉन प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल है, एक्सेलरेट हो जाएगा, उसका मास बहुत हेवी होगा। अल्फा पार्टिकल भी एक्सेलरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अनपोजिट्रॉन भी नहीं होगा, क्योंकि पोजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों नहीं होंगे। इसको एक्सेलरेट कराने के लिए हम क्या यूज करेंगे? इसको एक्सेलरेट कराने के लिए हम यूज करेंगे बीटाट्रॉन, ठीक है ना? इसको एक्सेलरेट कराने के लिए हम यूज करेंगे बीटाट्रॉन। अच्छा, एक बात और, एक सवाल जो आईआईटी में पूछा था वो भी अपन कर लेते हैं। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज हैव टू इंक्रीज टू 200 MeV and potential difference of cyclotron 100 kV, 100 kilovolt, है ना, 100 kilovolt, then find number of rotation, then find number of rotation required। कितने नंबर ऑफ रोटेशन रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। टोटल एनर्जी कितनी हमें चाहिए? 200 MeV, मतलब 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2
चार्ज पार्टिकल मान लीजिए कि वहाँ पे प्रोटॉन को एक्सीलरेट कराना है तो उसका चार्ज हो जाएगा E, वोल्टेज 100 इंटू 10⁻³ इंटू नंबर ऑफ रोटेशन। ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही समझा दिया। यहाँ से EV से यहाँ पे देखो ये किलो वोल्ट था, ये V कैंसिल होगा, ये E कैंसिल होगा। अब अच्छे से देखिएगा, ये 10⁻6 7 8, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो 3 2 5, उधर कितने हैं 5 है और इधर कितने थे 8 थे, तो कितने कैंसिल हो जाएंगे 5 कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अच्छे से देखिए, हाँ 3 आ जाएगा इधर, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 10⁻³ बचेगा, है ना। तो ये 2 इंटू 10⁻³ मतलब 2000 नंबर रोटेशन कितने हो जाएंगे 2000। एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, कोई खास बात नहीं है। 200 MeV, ठीक है, 200 MeV, सॉरी MV लिख दिया मैंने, MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 200 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 चार्ज पार्टिकल ऑफ, अच्छा ये 2 और है, एक 2 और है, सॉरी एक 2 और है, ये 2, तो ये 2 से ये कैंसिल करेंगे तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 00 से 00 कैंसिल होगा, 10⁻6 से ये 10⁻³ कैंसिल करेंगे तो 10⁻³ आ गया, तो 10⁻³ मतलब 1000। कितने रोटेशन चाहिए होंगे 1000 रोटेशन चाहिए। 10⁻³ मतलब कितने रोटेशन चाहिए होंगे 1000 रोटेशन चाहिए होंगे। ठीक है भाई, समझ आया, है ना। 1000 बार उसको घूमना पड़ेगा, बस घूमना पड़ेगा तो घूमना पड़ेगा, न्यूमेरिकल है ये। तो बोले सर 1000 बार घूमेगा क्या, तो तुम्हें तो यहाँ पे समझाने के लिए मैंने 4 बार घुमाए हैं, असल में उसको 1000 बार घूमना पड़ेगा। यहाँ पे एनर्जी भी तो ज़्यादा है, ये 200 MeV है। चल थोड़ा कम कर दूँ क्या, 20 MeV कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 20 MeV कर दूंगा तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ 100 रोटेशन। अब ठीक है क्या, कितनी बार घूमेगा 100 रोटेशन। 100 रोटेशन इज रिक्वायर्ड। कंसेप्ट क्या है, एक रोटेशन में कितनी एनर्जी गेन करता है 2qv, 2qv। तो n रोटेशन में क्या होगा 2qv इंटू n। रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी चाहिए थी, ये टोटल एनर्जी 20 MeV चाहिए थे, है ना, 20 MeV। तो यहाँ पे रख दो 20 MeV, इधर रख दो, आंसर आ जाएगा। समझ आया, स्क्रीन पॉज करके लिखे।